Hello, good morning everyone. So let us continue a new topic from chapter number 3. It is based on resistivity and temperature. It means we are going to discuss the relation between resistivity and temperature. How resistivity changes or maybe remains constant on the basis of temperature. If we increase the temperature, then how resistivity will be affected for different types of materials. For example, we have metals, semiconductors and insulators. So if we increase or decrease the temperature for metals, semiconductors or insulators, if resistivity changes, then how can we define change in resistivity with respect to temperature? What is the mathematical formulation for it? प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट देखे, बहुत सारे शॉर्ट रिलेशंस देखे जिसमें हमने रेजिस्टिविटी का रिलैक्सेशन टाइम, नंबर डेंसिटी के साथ रिलेशन देखा। बहुत सारे शॉर्ट रिलेशंस जो आपके एग्जामिनेशन में 2-3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, ये सारे रिलेशंस देखे हमने। अब इस टॉपिक के अंदर आज हम देखने वाले हैं कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेटल, सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर तीनों के लिए रेजिस्टिविटी सेम इंक्रीज होगी या सेम डिक्रीज होगी, या फिर रेजिस्टिविटी का रिलेशन मेटल टू सेमीकंडक्टर टू इंसुलेटर चेंज होता जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होगा। उसी मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम बाकी के न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी के आपके सॉल्व एग्जांपल्स में दिए हैं या फिर एक्सरसाइज वाले पार्ट में, ये सारे न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जितना भी यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन किए हैं बोर्ड के ऊपर, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू वाले पार्ट होंगे, इसीलिए मैंने पूरा आपके लिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे थियोरिटिकल एमसीक्यूज आ सकते हैं, नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू आ सकते हैं। तो जहां पे जिस पॉइंट पे वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको नोटिफाई करता जाऊंगा। आपको ये चीज आपकी नोटबुक में नोट करना है। सो लेट अस स्टार्ट न्यू टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। नाउ वी हैव सिंपल फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड टाउ मींस रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन। अब जैसे हमारे पास मेटल्स है, मेटल्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, पहले तीनों का सिंपल इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। अगर मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब हमारे पास ऐसे चार्ज कैरियर्स होंगे जो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो मेटल्स जब भी आएगा, चार्ज कैरियर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे एटम से बाहर निकलेगा, उस मेटल से बाहर निकलेगा, बाकी का मेटल जो बचेगा वो पॉजिटिवली बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज, और बाकी का मेटल इतना हैवी होगा कि वो ट्रांसफर मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर सकता। इसलिए सॉलिड मेटल्स के लिए हमने चार्ज कैरियर लिए थे इलेक्ट्रॉन्स। हमने चार्ज कैरियर का पूरा टॉपिक प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था। सो अगर हमारे पास मेटल्स है, इसका मतलब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, हमने एक लेक्चर में ये भी देखा था कि रूम टेम्परेचर पे या फिर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी। तो हमने ये देखा था कि अगर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर में मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। जितने इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे, अगर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास नंबर डेंसिटी होगी, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन टाइम भी होगा। अब जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, उस इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब वो इतना स्पीड से, उतनी थर्मल स्पीड से मूव करेगा कि उतना रिलैक्सेशन टाइम उसका डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले जितनी स्पीड से जा रहा था उसके बाद में जितने भी एटम्स, जितने भी मेटालिक पार्टिकल्स या फिर जितने भी आयंस थे, सबके साथ कोलिजन करते करते जा रहा था वो। बट अब उसके पास इतनी हाई स्पीड होगी कि वो जितने कोलिजन पहले होते थे रूम टेम्परेचर पे, उतने कोलिजन अब नहीं होंगे।
इसका मतलब उसका रिलैक्सेशन टाइम अभी डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स जितना रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा उतनी ही रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। और मेटल्स के लिए ऑलमोस्ट नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। सो कौन से पॉइंट पे कौन सी चीज चेंज होगी टेम्परेचर के साथ, ये सारे पॉइंट्स आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पॉइंट नंबर 1, नंबर डेंसिटी एंड ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ नंबर डेंसिटी हम चेंज नहीं कर सकते मेटल्स के लिए। मीन कोलिशन टाइम टाउ डिक्रीजेस एज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, जितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी उतना ही मीन कोलिशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा। मतलब या तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसी आयंस के साथ इतने स्पीडली कोलाइड करेंगे, इतना स्पीडली इंटरेक्ट करेंगे और फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होते जाएंगे। तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स, जितने जाने वाले इलेक्ट्रॉन से उतने सामने आने वाले इलेक्ट्रॉन से, उन दोनों के बीच में इतना इंटरेक्शन होगा कि हमें जो कंडक्टिविटी मिलनी चाहिए टेम्परेचर के साथ वो कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। इट मीन्स मेटल ऐसा मटेरियल होगा जिसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन, रेजिस्टिविटी का रिलेशन कैसा होगा, डिक्रीजेस। इसका मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब हम ऐसा सोचने लगे कि पहले जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेटल्स और भी ज्यादा कंडक्टिविटी दिखाएंगे, बट ये चीज पॉसिबल नहीं हुई। सो हमने क्या देखा कि मीन कोलिशन टाइम डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस बिकॉज थर्मल वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस। सो अगर टाउ डिक्रीज होगा इट मीन्स रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई तो इसका मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। फॉर मेटल्स resistivity inversely proportional to tau. It means tau decreases, resistivity increases and conductivity decreases. ये मेन पॉइंट मेटल्स के लिए। अब इसी एक मेटल का, कॉपर का हमने एग्जांपल लिया। कॉपर का इनिशियली हमने देखा टेम्परेचर धीरे धीरे हमने इंक्रीज करते गए यहाँ पे, तो हमने ग्राफ देखा ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया। इसका मतलब मेटल्स के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो एक मोमेंट पे हमें रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हुए दिखेगी। ये कॉपर वायर का एक ग्राफ हमने बनाया। आपको सिर्फ याद रखना, ये शायद एग्जाम में एमसीक्यू में कहीं पे भी आ जाए तो आपको ये एक ग्राफ कॉपर के लिए याद रखना है। और इसी के लिए एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा निक्रोम वायर, जो हम नॉर्मली फिलामेंट बनाने में यूज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक स्टव जहां पे हमने एक स्प्रिंग टाइप पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, वो एक्चुअली होता है निक्रोम वायर। अब निक्रोम का मतलब क्या होगा, निकल 80% प्लस 20% क्रोमियम, और बहुत सारे एलॉयज में ऐसा भी है कि थोड़ा बहुत आयरन भी ऐड कर सकते हैं। सो ये ऐसा मिक्सचर है जिसके लिए टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का ग्राफ ऐसा बनेगा। इनिशियली हमने क्या देखा, टेम्परेचर 0 था, हमने देखा रेजिस्टिविटी एक पॉइंट से स्टार्ट होगी। इसके बाद हमने जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते गए वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती गई। तो ये ग्राफ आपको मिक्सचर एलॉय के लिए याद रखना है, ये ग्राफ आपको कॉपर मटेरियल के लिए याद रखना है। सो ये दोनों एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का। सो फर्स्ट, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। सेम रिलेशन ऐसा हमने देखा था 11th स्टैंडर्ड में, जब हमने थर्मल स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट किया था। मतलब जहां पे हमने टेम्परेचर की इफेक्ट लेंथ के साथ, एरिया के साथ एंड वॉल्यूम के साथ देखी थी। इफ यू रिमेम्बर, हमने 3 अलग अलग फॉर्मूला देखे थे और अल्फा, बीटा और गामा का हमने रिलेशन भी फाइंड आउट किया था 11th स्टैंडर्ड में, चैप्टर नंबर 11 में। सो सेम फॉर्मुलेशन यहाँ पे है, टेम्परेचर का रिलेशन रेजिस्टिविटी के साथ। रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन होगा रेजिस्टेंस के साथ, तो रेजिस्टेंस के बेस पे भी हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। अब ये तीनों फॉर्मेट हमने क्यों लिखे, जब भी आप इसी कंसेप्ट के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करोगे, आपको कैसे इसका फाइनल आंसर निकालना है, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होगी इस वाले फॉर्मूला से। आपको कैसे 1 by 1 स्टेप करना है और आपको एग्जैक्ट फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये मेथड यूज करने के लिए मैंने तीनों फॉर्मेशन लिखा है। मेन फॉर्मूला हमारा ये रहेगा। इसी फॉर्मूला में अगर हम रो नोट को डिवाइड करेंगे और ये 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो -1 विच इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी नॉट। यहां से हमने एलसीएम लिया इस वाले पार्ट का, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट विच इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी नॉट। सो ये एक फाइनल फॉर्मेशन। इसी में अगर आपको पूछा जाएगा अल्फा, अल्फा मतलब
टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस कोएफिशिएंट की वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको ये चेंज इन रेजिस्टेंस चेंज इन रेजिस्टिविटी दी होगी, मतलब रो एंड रो नॉट दिया होगा। चेंज इन टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर से हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये वैल्यू भी हमें गिवन होगी, तब हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी चीज से हम अल्फा का यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर वाला टर्म रेजिस्टिविटी, नीचे वाला टर्म भी रेजिस्टिविटी, तो यहां से इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा। सो अल्फा इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट टर्म नीचे जाएगा 1/t - t नॉट। इट मींस टेम्परेचर का टर्म अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन इनवर्स। सो इसीलिए हमने यूनिट लिखा है डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मींस अल्फा। और इसी रेजिस्टिविटी से हमने रेजिस्टेंस का रिलेशन निकाला, बिकॉज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, इट मींस R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा t माइनस t नॉट। सो ये रेजिस्टेंस के टर्म में फाइनल मैथमेटिकल फॉर्मूला। सो मेटल्स के लिए इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। नाउ द नेक्स्ट वन फॉर इंसुलेटर्स। अब मेटल एंड इंसुलेटर में मेन डिफरेंस क्या होगा, अब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंसुलेटर का मतलब एनर्जी बैंड गैप कंपेयर टू मेटल। मेटल में तो एनर्जी बैंड एनर्जी लेवल्स हमें पता ओवरलैपिंग होंगे। इट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक लेवल से दूसरे लेवल पे मूव कर सकते हैं एट द रूम टेम्परेचर आल्सो। बट फॉर द इंसुलेटर्स एनर्जी बैंड गैप मींस एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच में इतनी लार्ज एनर्जी गैप होगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पर नहीं जा सकता। अगर इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस लेवल से कंडक्शन लेवल पर नहीं पहुंचेगा, इट मींस तो वो कंडक्टिविटी क्रिएट नहीं कर सकता उस मटेरियल के लिए। तो ये मेन डिफरेंस होगा दोनों मटेरियल में, एनर्जी बैंड गैप। तो एनर्जी बैंड गैप इंसुलेटर्स के लिए अगर 1 eV से लार्ज होगी एट रूम टेम्परेचर, तब रेजिस्टिविटी कितनी होगी 10⁻³ ओम इंटू मीटर। मतलब यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1000 के टर्म्स में रूम टेम्परेचर है। इट मींस कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि रूम टेम्परेचर में इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बिकॉज इतनी लार्ज गैप होगी, इतना लार्ज बैरियर होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। सो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है इंसुलेटर के लिए। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, टाउ डज नॉट चेंज। रिलैक्सेशन टाइम में कोई चेंजेस नहीं आएगा अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया। N means number density increases exponentially with temperature। नंबर डेंसिटी चेंज हो जाएगी, मतलब कि हमने चार्ज कैरियर को फ्री करवा दिया, बट वो चार्ज कैरियर उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे इंसुलेटर्स के लिए। इसीलिए अगर हमारे पास नंबर डेंसिटी भी होगी बट हम कंडक्टिविटी क्रिएट नहीं कर सकते इंसुलेटर्स के लिए। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। और ये लास्ट पॉइंट, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस रैपिडली एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर लिया तब हमने देखा रेजिस्टिविटी रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट आपके एमसीक्यू के लिए यूजफुल हो सकते हैं। अगर एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट होगा नंबर डेंसिटी में, तो रेजिस्टिविटी में भी चेंजेस होगा एक्सपोनेंशियली। ये दोनों फॉर्मूला हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिखे हैं, आपको एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं दिया। आपको न्यूमेरिकल सिर्फ यही फॉर्मूला से आएंगे, सिर्फ नॉलेज के लिए कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो नंबर डेंसिटी में चेंजेस कैसे आ सकते हैं। एन नॉट e⁻⁻ अपॉन kBt। Eg मतलब एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। kB मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T मीन्स टेम्परेचर। सिमिलरली रो T resistivity depends on temperature, which is equal to rho naught e plus Eg upon kBt। दोनों फॉर्मूला सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है। इसी से हमें पता चलेगा कि नंबर डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी में एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट दिखेगा हमें। एंड द लास्ट वन इज सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स मेटल्स एंड इंसुलेटर से कैसे डिफरेंट होंगे। सेमीकंडक्टर्स मतलब जिसकी एनर्जी बैंड गैप इंसुलेटर से कम होगी बट मेटल से ज्यादा होगी। रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कुछ ना कुछ होगी, इंसुलेटर से कम होगी, पर जैसे हमने टेम्परेचर दिया, बाहर से हीट एनर्जी दी, सॉरी टेम्परेचर नहीं दे सकते, टेम्परेचर एक मेजरमेंट है, हीट एनर्जी जो हम सप्लाई कर सकते हैं।
सो अगर हमने किसी सेमीकंडक्टर को बाहर से हीट एनर्जी सप्लाई दी, अगर वहां से हीट एनर्जी उसने गेन की, उस इलेक्ट्रॉन ने गेन की और उसकी एनर्जी बैंड गैप से इंक्रीज हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन करेगा। सेमीकंडक्टर का और भी डिटेल वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड का मेन कंस्ट्रक्शन कैसे बना, हमने सिर्फ ये एक चीज याद रखी है, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। रियलिटी में ये बैंड स्ट्रक्चर हमारा नहीं है, हमने सिर्फ पूरे बैंड डायग्राम से इतना पार्ट स्टडी के लिए यूज करते हैं। सो बैंड डायग्राम डिटेल में हम लोग 14 चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। बट आपको इस चैप्टर के लिए याद क्या रखना होगा, मेटल का एनर्जी बैंड गैप, उसमें एनर्जी लेवल्स ओवरलैपिंग करेंगे। इंसुलेटर्स का एनर्जी बैंड गैप इतना हाई होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता। बट सेमीकंडक्टर में इसी एनर्जी बैंड गैप का हमने स्टडी किया, तब पता चला मेटल से एनर्जी बैंड गैप ज्यादा होगा, बट इंसुलेटर से बैंड गैप कम होगा। सो जैसे टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, हमने देखा इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी जैसे गेन की, अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये दोनों के बीच की जो एनर्जी होगी, एनर्जी बैंड गैप इससे ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होगा और डायरेक्टली ऊपर वाले लेवल में ट्रांजिशन करेगा। और जैसे हमने देखा इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन स्टार्ट किया, कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। मेटल से कंपैरिजन में कंडक्टिविटी कम होगी, बट इंसुलेटर से इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। इसीलिए मॉडर्न टाइम में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं हम, बिकॉज इसकी अबेंडेंस, इसकी हमारे पास फ्री में मिलने वाली मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सेमीकंडक्टर कंपेयर टू मेटल ज्यादा यूज करने लगे। कंप्यूटर चिप्स, आपकी आईसी सर्किट, इस सारी चीज में हम सेमीकंडक्टर का यूज इंक्रीज होने लगा। और नैनो टेक्नोलॉजी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ब्रांच भी है। नैनो टेक्नोलॉजी में सोलार सेल की बात करेंगे तो सोलार सेल में नॉर्मली सिलिकॉन मटेरियल यूज होता है, और ऐसे ही सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं जिससे सोलार सेल की जो एवरेज प्राइस होगी, एवरेज रेट होगी, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। सो सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस, उसके बेसिस पे कौन से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, और ये सारी चीज हम लोग बाद वाले चैप्टर में देखेंगे, 14 नंबर के चैप्टर में। बट अभी के लिए आपको याद रखना है, टाउ डज नॉट चेंज, रिलैक्सेशन टाइम चेंज नहीं होगा, बट एनर्जी बैंड गैप लेस और इक्वल 1 eV एट रूम टेम्परेचर, रो इज नॉट वेरी हाई, इट मीन्स इंसुलेटर से रेजिस्टिविटी कम होगी। नंबर डेंसिटी इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस रैपिडली एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब ये वाला एक टर्म जो होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज नहीं होगी। सो ये मिस्टेक थी यहाँ पे, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ यहाँ पे चेंज होगी, इट मीन्स कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, इट मीन्स कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सॉरी ये एक टर्म, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, इट मीन्स कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, सॉरी। सो ये जो रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी दोनों टर्म से इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। एटलीस्ट अगर टेम्परेचर हमने डिक्रीज किया, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन कर पाएंगे। सो इसीलिए अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने लगेगी, इट मीन्स कि कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये एक टर्म याद रखना। नाउ एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर कार्बन एंड सेमीकंडक्टर्स अल्फा इज नेगेटिव, टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारा नेगेटिव होगा कार्बन एंड अदर सेमीकंडक्टर्स के लिए। इट मीन्स रो डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। यहां से हमें प्रूफ मिलेगा, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई इट मीन्स कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल रहेगा जिसके अंदर से भी हमें कंडक्टिविटी मिल सकती है, बट एक ही कंडीशन, बाहर से हमें एनर्जी सप्लाई देना होगा। सेमीकंडक्टर के लिए ये ग्राफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बेसिस पे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया धीरे धीरे रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती गई और फाइनली हमें कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट मिलेगा। सो ये तीनों ग्राफ, इस सारे एमसीक्यू वाले पॉइंट, ये सारी चीज आपको बुक में नोट डाउन करनी है। इसके बाद हम इसी फॉर्मूला, इसी कंसेप्ट के बेस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आपको एटलीस्ट 4 to 5 न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में दिए हैं इस टॉपिक पे।
सो सारे न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे। पहले इस चीज का, इस पूरे कंसेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपकी बुक में इसको नोट डाउन भी करना है।